हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 29 मार्च और आज की डेट में हम 2 दिनों की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज के इस सेशन में जो टॉपिक्स हैं वो हैं कमीशन फॉर सीनियर सिटीजन्स। अभी दक्षिण भारतीय एक राज्य ने सीनियर सिटीजन कमीशन जो है ये स्थापित किया है, इसलिए ये काफी चर्चा में रहा है। देन हम देखेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस का ये जो 80 इनिशिएटिव है ये काफी चर्चा में रहा है, ये देखेंगे क्या इसके उद्देश्य हैं। साथ ही हम देखेंगे नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देन हम देखेंगे हाकी पिकी जो ट्राइब है ये कहाँ पर निवास करती है और किस वजह से ये चर्चा में रही है। फिर देखेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हाल ही में भारत की एक मिनिस्ट्री ने इससे कुछ समझौता किया है, उसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कि किस राज्य में स्थित है और क्या इसकी खूबियां हैं। देन हम देखेंगे गिफ्ट सिटी के बारे में जो कि गुजरात में स्थित है। दरअसल इसको लेके एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसकी वजह से ये काफी चर्चा में रही है। फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार के बारे में। और लास्टली हम देखेंगे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, which Indian state has become the first to establish a commission dedicated to the rights and welfare of senior citizens? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा भारतीय राज्य वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और कल्याण के लिए समर्पित आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा करने वाला राज्य है केरला। आप देख सकते हैं Kerala has become the first Indian state to pass a law creating a senior citizens commission to ensure the rights, welfare and rehabilitation of the elderly. Chief Minister Pinarayi Vijayan announced the formation of this first of its kind commission in India. And the commission will focus on rehabilitation, welfare, security, and active societal participation of senior citizens. And it will also address hardships such as neglect, exploitation, and loneliness faced by the elderly. Kerala की बात करें तो Kerala consistently rank among the top Indian state in terms of elderly welfare and healthcare indicators. सीनियर सिटीजन कमीशन की बात करें तो इट विल इशू गाइडलाइन एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज टू सपोर्ट एंड एंगेज सीनियर सिटीजन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू केरला. This initiative reinforces the objective of inclusive governance and social justice, promoting dignity and care for all age groups. आप ध्यान रखेंगे सीनियर सिटीजन कमीशन स्थापित करने वाला जो पहला राज्य है वो है केरला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी इन इंडिया। यहाँ पर भारत में जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है डंपिंग in its legal sense means export of goods by a country to another country at a price lower than its normal value. And second, import of cheap products through illegal trade channels like smuggling fall within the purview of anti-dumping measures. And third,
While the Department of Finance recommends the anti-dumping duty, it is the Ministry of Commerce which levies such duty. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है एंटी डंपिंग जो ड्यूटी है इससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर केवल फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है, जबकि सेकंड और थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। सो अभी ये चर्चा में क्यों रहा? बिकॉज इंडिया हैज imposed anti-dumping duties on 5 Chinese products for up to 5 years to counter the unfair trade practice of dumping, wherein goods are exported at prices lower than their normal value, thereby hurting domestic industries. So, illegal imports such as smuggling do not fall within the purview of anti-dumping measures. Anti-dumping deals with the legally traded goods that are priced unfairly low. So, the Department of Commerce investigates and recommends anti-dumping duties, and the Ministry of Finance is the authority that levies the duty through a notification. So, anti dumping is not a protectionist measure but a trade remedial tool to re establish fair trade. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following objectives of the UNAD initiative. So, यहाँ पर जो UNAD इनिशिएटिव या पहल है उससे संबंधित या उसके क्या उद्देश्य हैं वो दिए गए हैं और उन पर आपको विचार करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सेकंड, enhancing collaboration among different UN bodies for better coordination. Third, establishing a separate financial institution to oversee UN funding. And fourth, encouraging timely financial contributions from member states. और यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स चुनने हैं। आपको बताना है कि यूएनएटी जो पहल है उसके उद्देश्यों से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। सो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आप देख सकते हैं। सो द यूएनएटी इनिशिएटिव is a recent reform oriented effort within the United Nations framework aimed at enhancing the efficiency, coordination, and financial sustainability of the global body in the runner up to its 80th anniversary. इसके अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य है टू इम्प्रूव फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी अमिड श्रिंकिंग ग्लोबल कॉन्ट्रीब्यूशंस। सेकंड, enhance structural reforms for better mandate implementation and also to strengthen strategic planning and cost effectiveness. इसके साथ ही यूएनएटी इनिशिएटिव के जो की टारगेट्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो टारगेट्स हैं टू आइडेंटिफाई ऑपरेशनल इफिशियंसीज टू स्ट्रीमलाइन यूएन एक्टिविटीज। सेकंड, review existing mandates for better alignment with the global priorities. Third, restructure programs to optimize financial and human resources. Fourth, enhance collaboration between the different UN bodies for cohesive action. And fifth, to ensure greater transparency in budget allocation and expenditure. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Consider the following statements with respect to the National Organ and Tissue Transplant Organization. यहाँ पर राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण जो संगठन है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट promotes artificial organ development through biotechnology research. And second, it operates under the Ministry of Health and Family Welfare. And third, it was established under the Transplantation of Human Organs and Tissues Act 1994. आपको बताना है NOTTO से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। The National Organ and Tissue Transplant Organization does not focus on artificial organ development. And it is the apex body in India responsible for regulating and facilitating organ donation and transplantation under the Transplantation of Human Organs and Tissues Act of 1994. It is tasked with maintaining a national transplant registry. NOTTO की बात करें तो ये फंक्शन करता है अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज विच इज द पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। It is an apex organization responsible for implementing the National Organ Transplant Program, and it was established as mandated by THOTA of 1994, which provides the legal framework for regulating organ donation and transplantation in India. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हक्की पिकी ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट। अभी हाल ही में हक्की पिकी जो जनजाति है ये काफी चर्चा में रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में पाई जाती है। आपके ऑप्शंस हैं बिहार, कर्नाटका, ओडिशा या फिर असम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये पाई जाती है कर्नाटका में। आप देख सकते हैं 22 Haki Piki tribe members from Channagiri, Davangiri, Karnataka were penalized and asked to leave Gabon due to policy changes. The Haki Piki are a semi-nomadic tribe traditionally known as bird catchers and hunters. And they are one of the Karnataka's major tribal communities and also live in western and southern India, mostly near forests. As per the 2011 census, 11,892 Hakki Pikis live in Davangiri, Mysuru, Kolar, Hassan, and Shivamogga districts. They are recognized as a scheduled tribe in India. And their mother tongue is Wagari, that is listed as endangered by the UNESCO. आप ध्यान रखेंगे जो हक्की पिकी ट्राइब है ये संबंध रखती है कर्नाटका से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which ministry has launched India's social protection data pooling exercise with International Labour Organization? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस मंत्रालय ने भारत के सामाजिक संरक्षण डेटा पूलिंग अभ्यास अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को लॉन्च किया है।
मतलब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसने सामाजिक संरक्षण डेटा पूलिंग अभ्यास को लॉन्च किया है आईएलओ के साथ मिलकर। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। आप देख सकते हैं। So on 19th of March 2025, the Ministry of Labour and Employment launched India's social protection data pooling exercise with state governments and the International Labour Organization. So in phase 1, 10 states जिनमें शामिल है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका and Gujarat were selected for data consolidation. And the initiative integrates 34 major social protection schemes using encrypted Aadhaar processing over 200 crore records. So, social protection coverage doubled from 24.4% in 2021 to 48.8% in 2024, benefiting 65% of the India's population. And the exercise aims to optimize welfare spending, enhance financial sustainability, and strengthen India's global social security negotiations. सो आईएलओ की बात करें तो ये एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1999 में अंडर द लीग्स ऑफ नेशन एंड इट इज वन ऑफ द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो आईएलओ में वर्तमान समय में 187 मेंबर स्टेट्स हैं और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका या फिर केरला। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये स्थित है कर्नाटका में। आप देख सकते हैं कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल सॉफ्ट रिलीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स इनटू भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इन हासन, चिकमंगलूर एंड कुरागू। So Bhadra Wildlife Sanctuary is located in Chikmagalur and Shimoga district of Karnataka, and it is named after the Bhadra river which flows through the sanctuary. So declared a wildlife sanctuary in 1951 and became a Project Tiger Reserve in 1998. And it was the first tiger reserve in India to complete a village relocation program by the 2002. सो आप ध्यान रखेंगे भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये स्थित है कर्नाटका में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। was गिफ्ट सिटीज ओवरऑल रैंकिंग इन GFCI 37। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है GFCI 37 में जो गुजरात की गिफ्ट सिटी है उसका समग्र रैंकिंग क्या है। आपके ऑप्शन है 42nd, 44th, 46th या फिर 48th। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसमें जो ओवरऑल रैंकिंग है इंडिया के गिफ्ट सिटी की वो है 46th। आप देख सकते हैं
So India's gift city rises in Global Financial Centers Index 37 and it ranked first in the reputational advantage category in the Global Financial Centers Index. And it improved its overall ranking from 52nd to 46 and moved up from 45th to 40th in the fintech category. सो आप ध्यान रखेंगे इंडिया की जो गिफ्ट सिटी है उसकी ओवरऑल रैंकिंग है 46th. So Gift City retained its position among the top 15 financial centers in the Asia Pacific region. इस इंडेक्स की बात करें तो the GFCI evaluates financial centers based on factors like business environment, infrastructure, human capital, financial sector development, and competitiveness. So 133 financial centers were evaluated and 119 made it to the main index. और आउट ऑफ 119 भारत की जो रैंक है वो है 46. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. At which place did the Indian Armed Forces conduct the tri-service exercise Prachand Prahar in March 2025? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मार्च 2025 में जो भारतीय सशस्त्र बलों ने त्रिसेवा अभ्यास जिसका नाम है प्रचंड प्रहार उसका आयोजन किस स्थान पर किया है. आपके ऑप्शंस हैं लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो इसका आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में. आप देख सकते हैं प्रचंड प्रहार exercise took place in the high altitude terrain of the Himalayas along the northern borders in Arunachal Pradesh. So it was a tri-service integrated multi-domain exercise involving the Army, Air Force and Navy. The exercise involved advanced surveillance assets, joint firepower and the use of unmanned aerial vehicles, swarm drones and kamikaze drones. So it focused on coordinated operations and ensuring preparedness to counter emerging threats along strategic frontiers. सो प्रचंड प्रहार के बारे में हमने देखा कि ये एक ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज है टू वैलिडेट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज अक्रॉस द आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी. और इस वर्ष इसका आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements regarding International Energy Agency's recent Global Energy Review. So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की जो हालिया वैश्विक ऊर्जा समीक्षा है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है The world's energy demand is growing year by year with emerging economies accounting for over 80% of this growth in 2024. And second, renewable power capacity rose by about 700 gigawatts in 2024. And third, coal's share of global electricity generation increased to 50% in 2024, the highest figure since the IEA was founded in 1974. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं. आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जो हाल ही में ग्लोबल एनर्जी रिव्यू जारी किया गया है उसके अनुसार इनमें से कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी.
सो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है और वो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, आप देख सकते हैं। So the IEA's Global Energy Review 2024 reflects a strong global shift towards renewable and natural gas with emerging economies, especially in Asia, driving energy demand. So coal's share in global electricity generation declined to 35% in 2024 and the lowest since the IEA was founded in 1974, not increased to 50%. इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी वॉज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, इंक्रीजिंग बाई 4.3% in 2024. Then solar and wind together contributed over 660 TWH to global electricity growth. So natural gas demanded also surged by 2.7% with record consumption driven by Asian markets and LNG expansion. इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो ये एक पेरिस बेस्ड ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आपने देखा कि इसको स्टैब्लिश किया गया था 1974 में। एंड इट प्रोवाइड्स पॉलिसी recommendations, एनालिसिस एंड डाटा ऑन द ग्लोबल एनर्जी सेक्टर। सो इसके 31 मेंबर कंट्रीज हैं और 13 एसोसिएशन कंट्रीज हैं। वर्तमान समय में इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फतेह वेरोल। तो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।